हेलो ऑल, आप सबका किरोशा एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं ये अपॉर्चुनिटी लेना चाहता हूँ, आप लोगों को ऐसा प्रिपरेशन कराता चाहता हूँ कि शॉर्ट पीरियड ऑफ द टाइम में सीओचओ राजस्थान के लिए आपको बेस्ट कंटेंट दे सकूँ और सफिशिएंट कंटेंट दे सकूँ जो शॉर्ट पीरियड टाइम में आप कैसे उसको मेमोराइज करके एग्जाम क्लियर कर सके। ठीक है, तो सेकेंड यूनिट का जो सिलेबस है उसमें सेकेंड यूनिट का एक टॉपिक है बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें से 2-3 क्वेश्चन जरूर और ज़रूर बनते हैं और ये ऐसा टॉपिक है कि आप इससे डेली अपने रूटीन वर्क में रूबरू होते हैं। जो आप इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं उसको डिस्कार्ड करते हैं, तो आपको जो रिसेंट गाइडलाइन के अनुसार जो अपडेट है उसके बारे में मैं दे सकता हूँ कि जो भी इंफॉर्मेशन देना हो मैं अपडेट करा देता हूँ। ठीक है, तो लेट्स अपन टॉपिक की ओर जाते हैं। आज का टॉपिक है बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट। सो बिफोर गोइंग टू टॉपिक में जाने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जैसे कि अपन यूट्यूब क्लासेस ले रहे हैं, यूट्यूब पे मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, लेकिन हमने गूगल प्ले स्टोर पे अपनी जो ऐप है किरोशा एकेडमी, ये उसका लोगो है और ये गूगल प्ले स्टोर पे आ गई है। आप उसको सभी को डाउनलोड कर लीजिए ताकि जो टॉपिक यहाँ पे पढ़ा रहे हैं उसके बाद उसके क्वेश्चन आंसर से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट है वो सब चीज़ें आपको कंटेंट ऐप के अंदर मिल जाएगी। आज से ही हमने ऐप का जो अपडेटेशन है वो स्टार्ट कर दिया है, बहुत जल्दी उसमें वीडियोस अदर टीचर्स के भी डाल देंगे, तो कृपया करके ये चीज़ फॉलो कीजिए। ऐप को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करो और उसको डाउनलोड करो। ठीक है, ताकि मैक्सिमम राजस्थान के जो स्टूडेंट है इसका यूटिलाइज कर पाए। ठीक है, तो अपन टॉपिक की ओर चलते हैं। टॉपिक जो आज का है बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट। तो इसके बारे में ये है, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेज के बारे में एक स्टेटमेंट मैंने प्रिपेयर किया है। लेट द वेस्ट ऑफ द सिक नॉट कंटामिनेट द लाइफ ऑफ द हेल्दी। तो इसका अपना मेन गोल या फिर मोटो बोले तो ये है कि जो भी सिक पेशेंट है हॉस्पिटल में, जो भी एडमिट है, क्लिनिक में, लेबोरेटरी में जो भी प्रोसीजर होते हैं, तो सिक लोगों, जो बीमार व्यक्ति है, उसके लिए यूज किया जाने वाला प्रोडक्ट की वजह से कोई हेल्दी पर्सन कंटामिनेटेड या इन्फेक्टेड नहीं होना चाहिए। ये बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट का मेन एम है। ठीक है, अपन देखेंगे WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट की एक डेफिनेशन दी है। डेफिनेशन के अनुसार अपन वेस्ट जनरेटेड ड्यूरिंग द डायग्नोसिस, ठीक है, बीमारी का पता लगाने के लिए जो भी ब्लड टेस्ट इन्वेस्टिगेशन होते हैं, ट्रीटमेंट प्रिस्क्राइब किया जाता है, मेडिसिन और रिसर्च टू प्रोड्यूसिंग ऑफ द बायोलॉजिकल प्रोडक्ट रिसर्च की जाती है लेबोरेटरी में, माउस, चूहों पे, पिग पे, टू प्रोड्यूस द बायोलॉजिकल प्रोडक्ट लाइक सेल्स प्रोड्यूस करने के लिए फॉर द ह्यूमन एंड एनिमल, ह्यूमन और एनिमल, मनुष्यों के लिए और जानवरों के लिए, इसको बोलते हैं बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट। ये थी डेफिनेशन। वेस्ट जनरेटेड, जब इस ट्रीटमेंट, डायग्नोसिस, टेस्टिंग और जो भी बायोकेमिस्ट्री लैब सब में जो प्रोसीजर होते हैं, इसके बाद जो वेस्ट जनरेट होता है उसको बोलते हैं बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट। ठीक है, WHO ये बताता है कि जो 85% ऑफ द वेस्ट जनरेट होता है हॉस्पिटल में वो नॉन हजार्डियस है, ज्यादा वो डेंजरस नहीं है, नॉन हजार्डियस है। इसमें बाकी रिमेनिंग जो 15% रहता है उसमें 10% तो इन्फेक्शियस है, वो आपको इन्फेक्शन कर सकता है, संक्रमण फैला सकता है और बीमारी जनरेट कर सकता है। बाकी जो 5% है वो नॉन इन्फेक्शियस वेस्ट होता है। तो 85 + 15 100% हो गया। ठीक है, नेक्स्ट, मेजर सोर्स ऑफ द हेल्थ केयर। जो हेल्थ केयर से जो मेजर सोर्स है बायोमेडिकल वेस्ट जनरेट के, उसके बारे में डिटेल बताएं। तो मेजर सोर्स मेनली कौन से? हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर। जो बड़े हॉस्पिटल सेटअप एंड हेल्थ केयर सेटअप से बहुत सारा वेस्ट जनरेट होता है। ठीक है, लेबोरेटरीज, जो भी लेबोरेटरीज है आउटसाइड गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट, प्राइवेट इंस्टीट्यूट से बहुत सारा आफ्टर द लैब टेस्ट बहुत जनरेट होता है वेस्ट। मॉर्चुरी और ऑटोप्सी होने के बाद उसमें भी बहुत सारे वेस्ट जनरेट होते हैं। एनिमल रिसर्च सेंटर पे लाइक बताया मैंने, माउस, पिग पे जो प्रोसीजर होते हैं, इसके बाद में बायोमेडिकल वेस्ट जनरेट होता है। ब्लड बैंक जो ब्लड बैंक यूज होने के बाद जो उसका डिस्कार्ड है उससे बहुत बायोमेडिकल वेस्ट जनरेट होता है। नर्सिंग होम एंड एल्डरली, नर्सिंग होम्स में भी जो प्रोसीजर होते हैं उसके बाद जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो बहुत जनरेट। तो ये तो मेजर सोर्स जहां से बायोमेडिकल वेस्ट जनरेट होता है उसके बारे में अपन ने डिटेल दे दी।
नेक्स्ट अब अपन अपने मेन टॉपिक पे आते हैं। बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट का हैंडलिंग का जो रूल है, उसको हैंडल करने का जो रूल है वो क्या है। तो बायोमेडिकल जो हैंडलिंग रूल आया था वो आया था 1998 में, याद रखना है, ठीक है। बायोमेडिकल जो है मैनेजमेंट का हैंडलिंग रूल फर्स्ट में इंडिया में आया 1998 ईयर। न्यू गाइडलाइन जो रिसेंटली 2017 और 2018 में आई है, 2016 के बाद उसको अपडेट 2017-2018 में आया था। विच एक्ट कवर बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट में एक गवर्नमेंट द्वारा एक्ट बनाया है, वो कौन सा एक्ट कवर करता है? एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। कौन सा एक्ट? एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट जो कि आया था 1986 में। ये किस एक्ट के अंतर्गत आता है? एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर। कौन सी मिनिस्ट्री के, सेंट्रल गवर्नमेंट की कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट के जो भी प्रोसीजर रिफॉर्म होते हैं, जो मॉड्यूल बनते हैं, एसओपीज बनती है, स्टैंडिंग ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो होते हैं वो एसओपी बनती है, कौन सी? एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट। कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा? एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट मिनिस्ट्री के द्वारा ये बायोमेडिकल हेल्थ मैनेजमेंट वेस्ट मैनेजमेंट को हैंडल किया जाता है, उसमें रिफॉर्म किया जाता है। कौन सा कैबिनेट मिनिस्टर है जो एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट कैबिनेट मिनिस्टर कौन है इंडिया का? ऐसा क्वेश्चन बनता है तो प्रकाश जावड़ेकर। ये टॉपिक बहुत जितना आपको सिंपल लगता है उतने ही ज्यादा क्वेश्चन इसमें से आते हैं। आपको मेक श्योर करना है कि कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं हो, ईच लाइन के साथ बने रहिए आप। बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट हैंडलिंग रूल कब आया? 1998 में। न्यू गाइडलाइन कब रिफॉर्म हुई? रिसेंटली 2017-18 में। विच एक्ट कवर? एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आता है? तो एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट मिनिस्ट्री के अंदर आता है। इसका कैबिनेट मिनिस्टर कौन है? प्रकाश जावड़ेकर जी है, जो कि कैबिनेट मिनिस्टर है। यहां पे अपन ने डिटेल दे दी उसके बारे में सब कुछ। नेक्स्ट, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट में उसमें 5 शेड्यूल बनाए हैं इन्होंने, जो 5 शेड्यूल बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट शेड्यूल कैटेगरी, ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजेबल। तो इसको बायोमेडिकल वेस्ट को डिफरेंट कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, फिर उसका ट्रीटमेंट किया जाता है, ट्रीटमेंट के बाद जो आता है उसका डिस्पोजेबल प्रॉपर होना चाहिए, जो शेड्यूल 1 के अंदर आता है। कलर कोडिंग ऑफ द बैग्स, जो भी बायोमेडिकल वेस्ट के बैग हैं उसके कलर कोडिंग डिसाइड की जाती है, वो सेकंड शेड्यूल में आता है। थर्ड शेड्यूल लेबल, जो लोगो होता है बायोमेडिकल वेस्ट बैग पे, वो थर्ड शेड्यूल के अंदर आता है। फोर्थ, ट्रांसपोर्टेशन, जब बायोमेडिकल वेस्ट जनरेट होता है उसके बाद इसको सेग्रीगेट अलग अलग किया जाता है, फिर इसको कैसे वेस्ट को ट्रांसपोर्ट करके अप्रोप्रिएट प्लेस पे पहुंचा जाता है, वो शेड्यूल 4 में आता है। स्टैंडर्ड एंड गाइडेंस फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द बायोमेडिकल वेस्ट, ये 5th शेड्यूल में आता है। तो अपने लिए 2 ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कैटेगरी, ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजेबल एंड कलर कोडिंग। ये दोनों चीजें अपन को उसके बारे में अपन डिटेल में जाएंगे, ठीक है। तो जो ओल्ड गाइडलाइन थी 1988 के अनुसार, कौन सी? 1998 में जो ओल्ड गाइडलाइन है तो उसमें क्या था? 10 कैटेगरी थी और 4 कलर के बैग थे, ठीक है। कौन सी? 10 कैटेगरी थी, उसमें 4 कलर के बैग्स थे। न्यू गाइडलाइन में क्या हो गया? अभी जो 10 कैटेगरी और 4 कलर के बैग हैं उसको हटा दिया गया है। उन्होंने 4 कलर कोड इन्होंने क्या कर दिया? 4 कलर कोड ही दे दिया। अभी 10 कैटेगरी का सिस्टम ही खत्म कर दिया। 4 कलर कोड में उन्होंने क्या किया? कौन कौन से हैं? येलो, रेड, ब्लू एंड व्हाइट। सबसे बड़ी चीज ये थी, अपन प्रैक्टिस क्या करते हैं और एग्जाम में क्या आंसर देता है उसमें कंफ्यूज होता है, क्योंकि सब हॉस्पिटल में अलग अलग सेटअप है, ठीक है। आपके उधर ब्लैक भी यूज होता होगा, लेकिन मेनली कौन कौन से हैं? येलो, रेड, ब्लू एंड व्हाइट। ये कलर कोडिंग अभी रिसेंटली यूज हो रही है रिसेंट गाइडलाइन के अनुसार। इसमें कैटेगरी वाला सिस्टम हटा दिया है, बस 4 कलर कोड ही यूज हो रहा है, ठीक है।
नेक्स्ट, अभी मैं आपको डिटेल में ये भी बता दूं साथ साथ में, क्योंकि गवर्नमेंट एग्जाम में कभी कभी जो रिफॉर्म होने हैं वो भी टाइम लगता है, तो कभी क्वेश्चन ओल्ड कैटेगरी से भी आ सकता है, तो मैं आपको उसके बारे में बता दूं। लेकिन रिसेंट में 4 कलर कोड ही है। ओल्ड कैटेगरी में क्या था, 10 कैटेगरीज दी थी, ठीक है। कैटेगरी 1 में ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट, जो भी ह्यूमन प्लेसेंटा ले लो, ड्रेसिंग करते हो ले लो, कोई भी ऑर्गन लाइक अपेंडिक्स हो गया, एम्पुटेटेड ऑर्गन, कोई भी शरीर का भाग, शरीर का टुकड़ा, शरीर की कोशिका जिसमें डिस्कार्ड करते हैं, वो कैटेगरी 1 में आता है। एनिमल वेस्ट जो कि लेबोरेटरी में टेस्ट करते हैं, इसके बाद जो भी माउस है, पिग है, उसको डिस्कार्ड करते हैं, वो एनिमल वेस्ट कैटेगरी 2 में आता है। माइक्रोबायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजिकल लैब जो कल्चर करते हैं लेबोरेटरी में, कैटेगरी 3 में आता है। वेस्ट शार्प जो सिरिंज, ब्लेड्स, ये सब आते हैं कैटेगरी 4 में। डिस्कार्डेड मेडिसिन है, साइकोटॉक्सिक ड्रग, ये पहले ब्लैक में डिस्कार्ड होता था, लेकिन अभी रिसेंटली येलो में डिस्कार्ड होता है, आपको याद रखना है ये चीज, ठीक है। जो भी मेडिसिन आफ्टर यूज डिस्कार्ड करना है, एक्सपायरी डेट हो गई फिर भी डिस्कार्ड करना है, येलो में डिस्कार्ड करना है, कैटेगरी 5। कैटेगरी 6 सोइल्ड वेस्ट, जो भी सोइल ड्रेसिंग रहती है वो वेस्ट कैटेगरी 6 में आती है। कैटेगरी 7 में सॉलिड वेस्ट, हार्ड जो सब्सटेंस होता है, कैटेगरी 7। कैटेगरी 8 लिक्विड वेस्ट, कैटेगरी 9 इंसिनरेशन, कैटेगरी 10 केमिकल वेस्ट। आपको बस 2-3 याद रखने हैं मेनली, यहां तक 5th तक अपन को याद रखना है, ठीक है। ये ओल्ड कैटेगरी थी, रिसेंट न्यू तो मैंने आपको बताई थी, जस्ट कल 4 कलर कोड यूज होता है, उसके बारे में रिसेंट गाइडलाइन के अनुसार अपन जाएंगे। येलो बैग होता है, उसमें कौन से वेस्ट अपन डिस्कार्ड कर सकते हैं। येलो बैग में क्या करना है, फर्स्ट आ गया ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट, ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट क्या होते हैं उसके बारे में डिटेल से सोचो जरा। ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट जो भी होते हैं वो येलो बैग में डालने हैं। ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट में क्या आ गया, पहला ऑप्शन प्लेसेंटा, डिलीवरी के बाद प्लेसेंटा कहाँ डिस्कार्ड करना है, येलो डस्टबिन में। सेकंड आ गया अपेंडिक्स, जो भी प्रोसीजर होते हैं जिसमें कोई ऑर्गन रिमूव किया जाता है उसको येलो बैग में डिस्कार्ड करते हैं। गॉल ब्लैडर, ड्रेसिंग, ये सिर्फ तो ड्रेसिंग ह्यूमन में नहीं आएगी, ह्यूमन ये मेन चीज है, जो भी एम्पुटेड ऑर्गन है वो आएगा ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट। सेकेंड ऑप्शन इज एनिमल एनाटॉमिकल वेस्ट। एनिमल एनाटॉमिकल वेस्ट, एनिमल एनाटॉमिकल वेस्ट जैसे कि बताया था, जो भी चूहे, माउस और पिग पे जो प्रोसीजर होते हैं लैब में, इसके बाद जो डिस्कार्ड किया जाता है वो एनिमल एनाटॉमिकल वेस्ट हो गया। थर्ड, ये कैटेगरी 1 हो गया, कैटेगरी 2 हो गया। थर्ड सोइल्ड वेस्ट, सोइल्ड वेस्ट किस में आएगा, कैटेगरी नंबर 6 में। कैटेगरी नंबर 6 में सोइल्ड वेस्ट। सोइल्ड वेस्ट में अब क्या क्या आएगा, ड्रेसिंग, बैंडेजेस, प्लास्टर, ये सब चीजें इसमें आएगी सोइल्ड वेस्ट में। जो भी गीली ड्रेसिंग, बॉडी फ्लूइड से कोई भी ड्रेसिंग यूज की हुई है वो भी येलो में डालनी, तो ये सब चीजें येलो में आएगी। इसके अलावा कैटेगरी 5 और कैटेगरी 10 भी येलो में आती है, जो प्रीवियस कैटेगरी बताई थी। तो इसके बारे में, इसका जो बैग का कैरेक्टरिस्टिक था वो नॉन क्लोरीनेटेड, कौन सा बैग था, नॉन क्लोरीनेटेड बैग था। नॉन क्लोरीनेटेड बैग ये होता है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक होती है, ठीक है। इसके बाद इसको डिस्कार्ड करने के बाद क्या होता है प्रोसीजर, इसका क्या करते हैं, ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। डिस्कार्ड करने के बाद जब वो वेस्ट उधर जाता है, उसके बाद इसके इंसिनरेशन क्या करते हैं, इंसिनरेशन और बुरियल, ठीक है। इसमें क्या है, जमीन में गड्ढा खोद के डाल देते हैं, उसे डीप बुरियल कहते हैं। बाकी जो टर्शियरी लेवल है वहां पे इंसिनरेशन की फैसिलिटी होती है। नेक्स्ट चीज ये बताना है, नेक्स्ट टॉपिक आ गया रेड कैटेगरी। सेकंड कैटेगरी आ गया रेड कैटेगरी। रेड कैटेगरी के अंदर वही आता है रेड बैग। रेड बैग में कौन से वेस्ट जनरल होते हैं आपको बता देते। रेड
PRT, प्लास्टिक, रबर, ट्यूब्स। ठीक है, ये चीजें रेड बैग में हो गई। कोई भी प्लास्टिक में आ गया सिरिंजेस, IV बोतल, रबर में आ गए कैथेटर, IV ट्यूबिंग। तो ये सब चीजें किस में जाएगी? रेड बैग में। ठीक है, ग्लोव्स, ये सब चीजें किस में जाएगी? रेड बैग में। दूसरी एक इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, यूरिन कैथेटर किस में जाएगा? रेड बैग में। आइदर वो इन्फेक्शियस हो, जब भी फोलिस कैथेटर रिमूव किया जाता है उसको रेड बैग में डालना है, येलो बैग में नहीं डालना है। तो ये रेड के बारे में चीजें बता दी। रेड बैग में ट्रीटमेंट क्या होगा? ऑटोक्लेव, रेडिएशन। क्या होगा? ऑटोक्लेव और रेडिएशन एंड माइक्रोवेव, ये चीजें होगी रेड बैग। नेक्स्ट है ब्लू कैटेगरी। ब्लू कैटेगरी में क्या होगा उसके बारे में डिटेल दे देते हैं। ब्लू कैटेगरी में एक प्लास्टिक हार्ड बैग होता है। इसमें जो चीज होती है वो प्लास्टिक का बैग नहीं होता है, एक तरह से हार्ड बैग होता है। इसमें क्या होता है? ग्लास, जिसमें कि ट्यूब्स मीन्स टेस्ट ट्यूब, इसके बाद स्लाइड, एम्पूल, वाइल, IV बोटल्स डिस्कार्ड की जाती है। ठीक है, ब्लू में बस इतनी ज्यादा, कोई भी ग्लास के आइटम है वो ब्लू में डिस्कार्ड होंगे, ये चीज याद रखना है। ठीक है, ग्लास, इसमें मेटल के जो चीज होती है, मेटल इम्प्लांट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेटल इम्प्लांट कहाँ पे डिस्कार्ड करने हैं? ब्लू में। ठीक है, इसका ट्रीटमेंट क्या होता है? ट्रीटमेंट, डिस्पोजेबल ट्रीटमेंट क्या होगा? इसको रिसाइकल किया जाता है। तो रिसाइकल के लिए केमिकल ट्रीटमेंट यूज होता है। ठीक है, केमिकल ट्रीटमेंट दिया जाता है। नेक्स्ट है व्हाइट कैटेगरी। व्हाइट कैटेगरी में क्या होगा? जो कंटेनर रहेगा वो पंक्चर प्रूफ कंटेनर रहेगा। क्या होगा? पंक्चर प्रूफ कंटेनर यूज किया जाता है ताकि जो वेस्ट हैंडलिंग रहता है उसको कोई इंजरी नहीं हो, वो इन्फेक्टेड नहीं हो, संक्रमण का शिकार नहीं हो। इसमें क्या होगा? शार्प इंस्ट्रूमेंट, जो भी शार्प इंस्ट्रूमेंट यूज किए डिस्कार्ड किया जाता है इसमें किया जाता है, जैसे कि निडल हो गया, सर्जिकल ब्लेड हो गई, ये सब चीजें किस में आएंगी? व्हाइट कंटेनर में। बायोप्सी गन, ये सब चीजें आएगी व्हाइट कंटेनर में। इसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाएगा? जो इसका ट्रीटमेंट किया जाएगा, इसको रिसाइकल किया जाता है, श्रेडिंग, इसको मशीन में डाल के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाते हैं और उसको फिर केमिकल ट्रीटमेंट के बाद उसको रिसाइकल में या फिर उसको रिफॉर्म किया जाता है। मेटल प्रोडक्ट को उसको पिघला के उसको रीयूज किया जाता है। कई तरीके हैं उसके रिसाइकल करने के, लेकिन किसके इसके टुकड़े टुकड़े कर दिया जाता है। जो भी मेटल चीज है, निडल्स हैं, सर्जिकल ब्लेड है, उसके बाद उसको रिसाइकल किया जाता है। नेक्स्ट ब्लैक बैग। अभी ब्लैक बैग के बारे में क्वेश्चन आया। जैसे ब्लैक बैग अपने रूटीनली यूज होता था प्रीवियसली, लेकिन अभी क्या है, ये म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को दे दिया गया है। ब्लैक बैग किसके द्वारा यूज होता है? म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। ठीक है, म्युनिसिपल सोसाइटी को दे दिया गया है। ब्लैक बैग वो यूज होते हैं जो जनरल वेस्ट के लिए, हॉस्पिटल सेटअप में भी जनरल वेस्ट के लिए ब्लैक बैग यूज होता है, लेकिन वो बायोमेडिकल वेस्ट की न्यू गाइडलाइन की कैटेगरी से बाहर है। अगर क्वेश्चन आता है कि विच इज द
बैग नॉट इंक्लूडेड इन द न्यू गाइडलाइन, तो आपको ब्लैक आंसर करना है, ठीक है। नेक्स्ट अपना जो कैटेगरी 4 था शेड्यूल 4, उसके अनुसार मैं बता दूं, जो लोगो दिए, लेबल दिए गए किसी बैग पे, उस पे भी क्वेश्चन आ सकता है। तो लेबल पे इन्फ्लामेबल आप देख सकते हो, फर्स्ट में आग लगने जैसा हो रहा है, ठीक है, तो यह है इन्फ्लामेबल, इन्फ्लामेबल का लोगो है। रेडिएशन का लोगो, आप जब रेडियोथेरेपी किसी सेंटर पे जाएंगे, रेडिएशन का लोगो ये है, या कहीं पे कोई प्रोसीजर हो रहा है और बाहर ये लोगो है, मतलब रेडिएशन का काम चल रहा है। बायोहजार्ड, जो इन्फेक्टेड पेशेंट है, इन्फेक्शियस पेशेंट, उनके लिए ये लोगो यूज किया जाता है, जो कि ट्रांसमिशन की जाएगी, HIV, HBsAg उनके लिए। टॉक्सिक, कोई भी टॉक्सिक कार्य, केमिकल टॉक्सिक कार्य किया जाता है, तो ये डेंजर का लोगो लगता है टॉक्सिक का। साइटोटॉक्सिक, जो भी साइटोटॉक्सिक ड्रग होते हैं, इसके लिए C शेप का ये लोगो यूज होता है। रिसाइकल के ग्रीन ट्रायंगल का ऐसा लोगो होता है। तो लोगो से रिलेटेड क्वेश्चन आए तो वो भी अपन ने इंक्लूड कर दिया है। अभी तो ये पूरा बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में थ्योरी जो रिसेंट अपडेट के साथ उसके बारे में दे दिया। अगर आपको उसके क्वेश्चन आंसरिंग के बारे में डिटेल जाना है तो आप ऐप को डाउनलोड करें और उसके अंदर अपने रजिस्टर्ड करके आप यूज कर सकते हैं CHO राजस्थान के कोर्स को एक्टिवेट करके। थैंक यू ऑल। अगर वीडियो पसंद आया हो लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वंस अगेन थैंक यू ऑल।